हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 4 को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई इटली मैटर्स टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इंडिया इटली रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और इटली के पर्सपेक्टिव से इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है स्प्लिट डिसीजन। रिसेंटली जो महाराष्ट्र में पार्टी ब्रेक हुई थी शिवसेना और एनसीपी, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने जो ओरिजिनल पार्टी है वो रिकॉग्नाइज़ की थी और उन्हें ओरिजिनल सिंबल दिया था। सो ये डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें एनसीपी शरद पवार ने कहा है कि जो ओरिजिनल सिंबल है या तो उन्हें वापस किया जाए या तो सिंबल हटा दिया जाए। ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। सो ये एस्पेक्ट हम इस आर्टिकल का डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, GS2 के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई इटली मैटर्स टू इंडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इंडिया इटली रिलेशनशिप के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल में चर्चा करेंगे और इटली के पर्सपेक्टिव से इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। In this age of polycrisis, Italy and India share common interests but also joint challenges in Indo-Mediterranean Sea. सो ये एज क्या है पॉली क्राइसिस की। एक साथ कई सारे क्राइसिस चल रहे हैं। कौन कौन से? यूक्रेन रशिया चल रहा है, ईरान इसराइल चल रहा है, इसराइल और पैलेस्टीन चल रहा है, लेबनान इसराइल चल रहा है, पूरा वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। सो मल्टीपल क्राइसिस है, पॉली क्राइसिस है। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर यूज़ करें जब भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। सो कौन से युग में? इन द एज ऑफ पॉली क्राइसिस इंडिया एंड इटली शेयर कॉमन इंटरेस्ट। इंडिया और जो इटली है दोनों ही कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं और ऑल्सो जॉइंट चैलेंजेस भी। जॉइंट चैलेंजेस भी हैं दोनों के लिए, स्पेशली कहाँ पर? इंडो मेडिटेरियन सी में। सो आप जानते हैं इटली जो है मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन कैसे कनेक्ट होता है? सुएज कैनाल के थ्रू, इजिप्ट वाला पार्ट। और इसी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पर सेव करने की बात की जा रही है। इंडिया के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट मार्ग है और इटली के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इटली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इटली वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है, इसलिए सारा का सारा जो ट्रेड है वो इसी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से जाता है। सो इसको सेव करना, यहाँ पर इसे ओपन रखना, किसी और कंट्री का इसमें जो है एग्रेशन ना हो, किसी और कंट्री का इसमें वर्चस्व ना हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना इंडिया और इटली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ इंडिया और इटली की नहीं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। दिस रीजन इज़ वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली फॉर इटली विच रैंक 6th अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये अभी बताया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूशियल फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। ये जो रीजन है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। द ब्लू रेमन सबमरीन डेटा केबल विल सून कनेक्ट द जेनेवा विथ मुंबई। ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट है, ठीक। ब्लू रमन सबमरीन डेटा केबल विल सून कनेक्ट जेनेवा विथ मुंबई। सो ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। ब्लू रमन सबमरीन डेटा केबल किन किन कंट्री के बीच में बिछाई जा रही है? इटली, इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया, और दूसरी जो कंट्री होगी उसका नाम पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा। पायरेसी इन द रेड सी, कन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड लेबनान, द इफेक्ट ऑफ रशिया अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑयल ट्रेड रिक्वायर अवर जॉइंट एफर्ट्स टू एंश्योर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो मेडिटेरियन। सो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है रेड सी में वो कन्फ्लिक्ट की थी। रेड सी में अभी रिसेंटली हाउदीज अटैक भी कर रहे थे, ओपन फायर भी कर रहे थे, वो एक अलग इशू था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड लेबनान, ये एक अलग प्रॉब्लम चल रही है। और यूक्रेन के ऊपर जो रशिया का एग्रेशन है, रशिया ने अटैक किया, उसके कारण जो एग्रीकल्चर और ऑयल ट्रेड है वो दोनों ही जो है बहुत
मुश्किल हो गया है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ऑयल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत होगी टू मेक श्योर कि इंडो मेडिटेरियन सी ओपन रहे, फ्री रहे और प्रॉस्पेरस रहे। सो ये बेसिकली दोनों कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा और इसी के लिए दोनों कंट्री लगातार ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये चैलेंज को एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट है, इटली हैज स्टेप अप इट्स कमिटमेंट इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस इन द इंडियन ओशन रीजन एंड वेस्ट एशिया। अपार्ट फ्रॉम जॉइनिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ UNCLOS in 2021, it has been the second largest contributor to European Union naval force, Atlanta and European maritime awareness in the Strait of Hormuz. So, जो इटली है वो इंडियन ओशन रीजन को और वेस्ट एशिया में डिफेंस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है, स्टेप अप कर रही है। जैसे कि 2021 का जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसे रिसेंटली इटली ने ज्वाइन किया था। ये भी आपके लिए प्रीलिम्स मटेरियल हो जाएगा, प्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ UNCLOS है और ये इंडिया वाला ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री पार्टनर है। ये दूसरा है। ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ये इनिशिएटिव वियतनाम और जर्मनी ने मिलके लॉन्च किया था। इट इज़ एन ओपन फोरम फॉर ओपनिंग एक्सचेंजेस ऑन द इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक, सो इसमें 90 के अराउंड कंपनी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ UNCLOS। मैरीटाइम रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं लाइक माइंडेड कंट्री उसे डिस्कस कर सकती है इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में और इटली इसका पार्ट है। इसके अलावा जो इटली है वो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इटली जो है लगातार सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए काम कर रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन रीजन और वेस्ट एशियन रीजन में। ठीक, मेडिटेरियन सी के अराउंड। Italy has also increased their naval presence in India. After joining the Information Fusion Center of the Indian Ocean region in March 2023, patrol ship ITS Francesco Morosini visited Mumbai in August 2023. The Italian carrier strike group is currently in Goa. So, इटली की जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही है और इंडिया में इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2023 मार्च में इन्होंने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, जो कि आपका गुरुग्राम में है, मैंने आपको ये बताया भी था हेडक्वार्टर, ये एक रीजनल सिक्योरिटी सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो है अपनी प्रेजेंस जो है इस सेंटर में रख रही है और जो भी इंफॉर्मेशन है इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड, पायरेसी से रिलेटेड, वो सारे की सारी कंट्री शेयर कर रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन का भी जो है रिसेंटली उसमें भी अपनी प्रेजेंस इटली ने बढ़ाया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इटली की पेट्रोलिंग शिप आती जाती रहती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ITS फ्रैंकेसो मोर्सिनी अभी अगस्त में विज़िट करी है। इसके अलावा ITS कैवोर और फ्रीगेट ITS अल्पिनो वो अभी करेंटली गोवा में है। सो लगातार जो है इटली की जो नेवल प्रेजेंस है वो इंडिया में दिख रही है। ITS कैवोर जो कि इटालियन नेवल शिपयार्ड फिंकाटीरी ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये डुअल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है इंडिया ओशन रीजन में। ठीक, डुअल पर्पस मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए भी और ह्यूमैनिटेरियन और लॉजिस्टिक पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली इसी शिप में पैसेक्स एक्सरसाइज की गई थी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज टू डेवलप एंड मेंटेन मरीनर स्किल्स एंड स्ट्रेंथन इंटर ऑपरेबिलिटी। सो जो पैसेक्स एक्सरसाइज है वो इसी ITS कैवोर में कंडक्ट की गई थी। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। मेंस में ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको मेंस में बस एक ही लाइन लिखना है कि इटली का जो नेवल प्रेजेंस है इंडिया में वो इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन को उन्होंने अभी ज्वाइन किया और उनके कई
सारे जो शिप्स हैं वो इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। बस इतना लिखना है ना, एक दो शिप का नाम लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, बायलेटरली इंडिया इटली डिफेंस कोऑपरेशन रिलाइज ऑन डिफेंस एग्रीमेंट साइंड ऑन अक्टूबर 2023। सो जो बायलेटरली दोनों के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन है वो किस पर रिलाई कर रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट पर, जो कि 2023 अक्टूबर में साइन किया गया था। दिस डॉक्यूमेंट ले द बेसिस फॉर फर्दर एक्सपांशन ऑफ आवर डिफेंस टाइज इन मैनी फील्ड्स फ्रॉम रिसर्च टू इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू मिलिट्री एक्टिविटीज़। सो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है और ये बेसिस बनेगा इटली और इंडिया के बीच में डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में और उसे एक्सपांड करने में। जैसे कि रिसर्च टू इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जैसी फील्ड है जिसमें एक्सपांशन किया जा सकता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में किया जा सकता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जा सकती है, और एजुकेशन और एनवायरनमेंट जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू मिलिट्री एक्टिविटीज़ इसमें भी कोऑपरेशन किया जा सकता है। और इसके अलावा at the same time, India-Italy defense cooperation strong relies on regular talks such as Italy-India Military Cooperation Group meeting held in March in New Delhi। इसके अलावा दोनों कंट्री के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो किस तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं, जैसे कि एक रेगुलर मैकेनिज़्म बना ली है जिसमें जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो मिल लेते हैं। इटली इंडिया मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप मीटिंग अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी मार्च न्यू दिल्ली में। सो इस तरह के जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू रेगुलरली मीटिंग हो रही है और डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू डिफेंस प्रोडक्शन इटली मैटर्स टू इंडिया। टू ऑफ आवर कंपनी लियोनार्डो एंड Fincantieri are ranked among the first 50 of CIPRI top arm producing and military services company in the world। So डिफेंस प्रोडक्शन में भी इटली इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो बड़ी कंपनियों का नाम बताया है। ये जो कंपनीज़ हैं ये इंडिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, को प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट में लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पर फिंकाटेरी इज कोऑपरेटिंग विद कोचिन शिपयार्ड सिंस 2020 वाइल Electronica signed a memorandum of understanding with Bharat Electronics Limited in 2019। So the partnership approach is in line with India's Make in India ambition and can respond to growing रिक्वायरमेंट बाय इंडिया आर्म फोर्सेस। सो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इटली डिफेंस प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से। वहाँ की जो कंपनी है वो यहाँ पर आके जॉइंट वेंचर कर सकती है। बस इतना लिखना है और एक एग्जांपल लिख लेना है। इटली में ऑल्सो लुक एट इंडिया एज अ वैल्यूएबल पार्टनर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू इंडिया शोर्स वाया अरेबियन सी। सो जो इटली है वो इंडिया को बहुत वैल्यूएबल पार्टनर मानता है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंसिडर करता है। ईस्ट अफ्रीका से लेके इंडिया के जो किनारे हैं अरेबियन सी का जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन में इंडिया की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है और उसमें इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है इटली के द्वारा। बोथ इटली एंड इंडिया आर कीन प्रमोटर ऑफ अफ्रीका इन इंटरनेशनल फोरम एंड जॉइंटली सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20। सो ये आपके कन्वर्जेंस पॉइंट हो जाएंगे, कहाँ इंडिया और इटली दोनों सेम पेज पर है। जैसे कि इंडिया चाहता है कि बेसिकली ग्लोबल साउथ का लीडर बना हुआ है, तो अफ्रीका जितनी भी कंट्री है उन्हें इंडिया हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इटली भी सपोर्ट कर रहा है अफ्रीका को। जैसे कि रिसेंटली G20 समिट था उसमें अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि उसे एज अ एक मेंबर इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया जाए और फिर उसे इंक्लूड किया गया G20 2023 में जो इंडिया में होस्ट किया गया था और उसमें इटली ने भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इटली हैज़ सपोर्टेड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अमिड द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड एस्केलेटिंग टेंशन इन वेस्ट अफ्रीका। वी बिलीव दैट IMMC कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म विजन टू एंश्योर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द विजन। इसके अलावा जो इटली है वो IMEC कॉरिडोर को भी सपोर्ट करता है और ये मानता है कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा में, वेस्ट एशिया में जो टेंशन एस्केलेट हो रखी है, लॉन्ग टर्म में जब चीज़ें नॉर्मल होगी जो IMEC है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी एंश्योर करने में। नाउ कंक्लूजन देख लेते हैं। इटली मैटर्स टू इंडिया एज अ फ्रेंड। इंडिया इटली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज अ फ्रेंड उसे देखता है। इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा
इटली ही होस्ट कर रहा है। इटली इज़ ऑल्सो अ रिलायबल इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनर, द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन यूरोप एंड अ रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ EU एंड नाटो। इटली जो है रिलायबल इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनर है, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है यूरोप की, और रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है जो कि EU और नाटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहन कर रहा है, ले रहा है। व्हाट परसिस्ट ओवर टाइम आर द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में G2G B2B रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा P2P रिलेशन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। This bond dig deep with an ancient history of contacts between our civilization and find new inspiration with every story of cultural exchange, इंटीग्रेशन एंड बिजनेस सक्सेसेस। सो अगर हम एकदम पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो एंशियंट टाइम से हैं। दोनों ही सिविलाइजेशन बहुत पुराने सिविलाइजेशन है। रोम की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक, सो रोम हो गया, और इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत समय से कांटेक्ट में है, और इसी कांटेक्ट को, इसी रिलेशन को अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्प्लिट डिसीजन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस और प्रीलिम्स के लिए यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली आर्टिकल में हम इलेक्शन कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल करते हैं उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये डिस्प्यूट कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अगर आपको याद होगा तो पहले महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट थी, उसके बाद शिवसेना टूटी, शिवसेना टूट करके बीजेपी के साथ कोलिशन की, उसके बाद एनसीपी भी टूटी। एक अजीत पवार फैक्शन था और एक शरद पवार फैक्शन था। तो अभी हम एनसीपी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो अजीत पवार फैक्शन था उन्हें क्लॉक सिंबल दिया गया। क्लॉक सिंबल जो कि एनसीपी का ट्रेडिशनल सिंबल रहा है, ज़मानों से एनसीपी का सिंबल रहा है। सो अजीत पवार और शरद पवार ये दो अलग अलग फैक्शन थे। ऑब्वियसली एनसीपी इज़ ऑल अबाउट शरद पवार। अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो शरद पवार इज़ अ कैरिस्मेटिक लीडर और अपना एक ऑरा है उनका। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट किया था। उस समय जो अजीत पवार फैक्शन है, अजीत पवार फैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चले गए थे। एमएलए इन लोग अपने साथ में लेके गए थे। सो जहाँ पर ज़्यादा एमएलए रहेंगे उसे ओरिजिनल पार्टी माना जाएगा और उसे ओरिजिनल सिंबल दिया जाएगा। जो दूसरी रहेगी पार्टी, जो दूसरा फैक्शन रहेगा, उसे दूसरा नया जो है सिंबल दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था। उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए। बेसिकली लोकसभा के इलेक्शन के लिए ही सिंबल की बात की जा रही थी। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो शरद पवार की पार्टी को 8 लोकसभा सीट मिली, और वहीं जो अजीत पवार का फैक्शन था उसे सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिली है। सो आप समझ सकते हैं कि अब इक्वेशन चेंज हो गई। अब लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी क्या यहाँ पर चेक की जा सकती है? क्या एमएलए की संख्या गिनी जाए या फिर एमपीज़ की संख्या गिनी जाए? सो ये जो डिस्प्यूट है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि ये जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी वाला इशू था, क्या ये सही तरीका है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, या फिर जो टेस्ट होता है बेस्ड ऑन द पार्टी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये वाला क्राइटेरिया लेना था। हालांकि दोनों ही क्राइटेरिया इनकन्क्लूसिव से नज़र आ रहे हैं, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग में समझ में आ रहा है। जितना भी हीयरिंग हुई है, दोनों ही क्राइटेरिया इनकन्क्लूसिव से हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक, जो शरद पवार की पार्टी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया है कि भाई हम ये जो क्लॉक का सिंबल है बहुत ज़माने से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम ही ओरिजिनल पार्टी है, एनसीपी ही इज़ ऑल अबाउट शरद पवार। सो वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्लॉक का सिंबल है या तो इसको हटा दीजिए और या तो सिर्फ हमें दीजिए, क्योंकि अगर क्लॉक का सिंबल होगा तो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि ये हम शरद पवार को ही वोट दे रहे हैं। सो कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए बाय डिनाइंग द clock symbol to both side or let the recognized faction
use the symbol as long as ECI order is in force. So ये डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट को रिजॉल्व करना होगा। जब भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, फैक्शन होते हैं, पार्टी के बीच में डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इलेक्शन सिंबल चुनना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन की ही होती है। द फेट ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टीज इन्वॉल्व ऑफन डिपेंड ऑन द स्पीकर under the anti-defection law and ECI, which accord recognition of party and allowed symbol. Both institutions seem to need the Supreme Court to keep them honest. है ना, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन पार्शली बिहेव करते हैं मैक्सिमम टाइम। जो केंद्र में सरकार होती है उसके ऑर्डर पर जो है काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपका स्पीकर तो ऑलमोस्ट बायस्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन के, फिर भी चांसेस हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखें तो स्पीकर तो कंप्लीट बायस्ड होते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के एक प्रॉपर ऑर्डर की ज़रूरत है जो कि इस तरह के इश्यूज़ को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। सेम चीज़ उद्धव ठाकरे के साथ भी हुई थी। उद्धव ठाकरे जो फैक्शन है, जो कि अपने आप को ओरिजिनल फैक्शन मानते हैं, उन्हें भी सिंबल डिनाई कर दिया गया था। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है लोकसभा इलेक्शन में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।